हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर एडॉप्टेशन। जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने सेल इंजरी को डिटेल से डिस्कस किया था और हमने उसमें डिस्कस किया था कि सेल इंजरी के दो टाइप्स है, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। तो हमारे पास जो सेलुलर एडॉप्टेशन है ये हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी का एडॉप्टेशन है। जब हमारे पास एक स्ट्रेस जो है वो उसमें हमारे पास सेल रिवर्सिबल चेंजेस तक है, मतलब कि ज़्यादा सीवियर चेंज उसमें नहीं आया हो तो वो मतलब रिवर्स हो के अपने जो नॉर्मल शेप है उसमें दोबारा आ सकता है, तो वो है हमारे पास रिवर्सिबल चेंजेस। तो सेलुलर एडॉप्टेशन की हमारे पास डिफिनीशन क्या है, दे आर पोटेंशियली रिवर्सिबल चेंज इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या इंटरनल इन्वायरमेंट हो, उनमें अगर कोई भी चेंज आए, स्ट्रेस आए या कोई भी मसला है तो उसमें हमारे पास सेल जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है ताकि जो न्यू इन्वायरमेंट आए उसके मुताबिक अपने आप को डाल सके और लाइफ पॉसिबल हो उसके लिए। तो हमारे पास जो टाइप्स है सेलुलर एडॉप्टेशन के, उसमें हमारे पास सबसे पहले है एट्रोफी। एट्रोफी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेल की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेकंड है हमारे पास हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में हमारे पास सेल की साइज़ जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, वो साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, साइज़ सिर्फ नंबर नहीं। तीसरा है हमारे पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि सेल के नंबर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास साइज़ बिल्कुल उतना ही रहता है लेकिन नंबर इंक्रीज़ हो जाती है। फोर्थ वन है हमारे पास मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में हमारे पास क्या करता है कि सेल एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो है हमारे पास मेटाप्लेजिया। और लास्ट में होता है हमारे पास डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का इमेज यहाँ पर नहीं है। डिस्प्लेजिया में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी सेल्स है वो सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते, इर्रेगुलर उनकी साइज़ और शेप हो जाती है, तो वो हमारे पास डिस्प्लेजिया। आगे बढ़ के एक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनमें से कुछ सेल्स हमारे पास कैंसर काजिंग या प्री मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं और वो हमारे पास कौन कौन से, उनमें सबसे पहले हमारे पास होता है डिस्प्लेजिया, जिसमें हमारे पास इर्रेगुलर शेप एंड साइज होता है सेल्स का। दूसरा हमारे पास जो बन सकता है कैंसर का, वो है हमारे पास हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि सेल्स बार बार डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि डीएनए जो है बार बार वो रेप्लिकेट होगा, तो उसमें हमारे पास म्यूटेशंस के एरर्स आ सकते हैं। जब म्यूटेशन हो जाती है उसमें मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के जो सेल जो हैं ये भी हमारे पास कैंसर के लिए काज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एट्रोफी। एट्रोफी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेल का साइज़ या ऑर्गन का जो साइज़ है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है और उसकी फंक्शनल एबिलिटी भी, जाहिर सी बात है, जब सेल की साइज़ डिक्रीज हो जाएगी तो फंक्शनल एबिलिटी ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स है और एट्रोफी में देखें उनकी साइज़ जो है वो काफ़ी कम हो गया है। इनके काजेज़ में हमारे पास क्या है, सबसे पहले काजेज़ में डिसयूज़ या जो है वर्कलोड जो वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सेल हमारे पास एट्रोफी में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इमोबिलाइजेशन। जब प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट होता है तो उनमें हमारे पास एट्रोफी हो सकता है। इसके अलावा इस्कीमिया, फॉर एग्जांपल कोई एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक हो, कहीं पर ब्लड सप्लाई जो है वो रोक दी जाती है काफ़ी टाइम के लिए। जब ब्लड सप्लाई काफ़ी टाइम के लिए रोकी रहती है तो वहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट जो अफेक्टेड सेल्स है वो उसमें एट्रोफी हो जाती है। या हमारे पास लैक ऑफ हार्मोनल या न्यूरल स्टिमुलेशन हो, कहीं पर हमारे पास हार्मोन्स की स्टिमुलेशन ना हो या न्यूरल जो सप्लाई है वो ना हो, तो वो सेल भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, एट्रोफी कर देते हैं। और एजिंग में भी हमारे पास एट्रोफी होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है ट्रॉफी के, उनमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियोनिक, अगर देखें तो एम्ब्रियोनिकली हमारे पास नोटोकॉर्ड जो है वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली प्रेजेंट होता है, सिर्फ क्या करता है न्यूरल ट्यूब को बनाने में। उसके बाद ये एट्रोफी होके हमारे पास डिक्रीज हो जाता है साइज़ में। इसके बाद हमारे पास यूट्रस, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है यूट्रस की साइज़ जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास सीनाइल एट्रोफी ऑफ ब्रेन, जब हमारे पास ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो हमारे पास ब्रेन की जो सेल्स है उनकी एट्रोफी हो जाती है। और हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यू जो है आफ्टर मेनोपॉज जो है इसकी भी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है एट्रोफी के।
अब आगे देखते हैं हम माइक्रोस्कोप में हमारे पास एट्रोफी के जो सेल्स है वो किस तरह लगेंगे। हमारे पास सेल जो है वो सारे स्मॉल और श्रृंखन सेल्स होंगे और इनमें हमारे पास लाइपोफिस्टिन ग्रेन्यूल्स होंगे। ये हमारे पास क्या होता है, येलो ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं और पेरीन्यूक्लियर। अगर यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास कार्डियक मायोसाइट कार्डियक मसल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सराउंड में हमारे पास येलो ब्राउन पिगमेंट होते हैं, इसको कहते हैं लाइपोफिस्टिन ग्रेन्यूल्स। समटाइम इसको वेयर एंड टियर पिगमेंट भी कहते हैं। और ये हमारे पास इनमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है इनडाइजेस्टिबल लिपिड कंटेनिंग मटेरियल लाइसोसोम्स के अंदर, और ये सारे के सारे सराउंड हो जाता है आपके न्यूक्लियस के सराउंड में। मोस्टली हमारे पास ये ग्रेन्यूल्स कौन से सेल्स में ज़्यादातर इफेक्ट जो है देखेंगे, वो हमारे पास लिवर है, हार्ट है और ब्रेन है। इसके अलावा हमारे पास ये थे हमारे पास एट्रोफी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में हमारे पास क्या होता है कि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी ऑलरेडी उसके साथ इंक्रीज़ हो जाती है। और इसका रिज़ल्ट क्या है, किस वजह से ये होता है, तो इसमें हमारे पास होता है इंक्रीज़ जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बन जाती हैं। अब हाइपरट्रॉफी के काजेज़ में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीज़ इन मैकेनिकल डिमांड। हमारे पास मैकेनिकल डिमांड इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये हमारे पास आइदर फिजियोलॉजिक भी हो सकता है या पैथोलॉजिक भी हो सकता है। फिजियोलॉजिक में हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल जो स्केलेटल मसल्स है, फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टर, अगर यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो सेल्स है स्केलेटल मसल के, ये हमारे पास मोस्टली कौन से कैटेगरी में आता है, ये हमारे पास आते हैं परमानेंट सेल में। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इनकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है फिजियोलॉजिकली जो वेट लिफ्टर्स है। और पैथोलॉजिक कंडीशन में क्या है, हमारे पास हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो हमारा वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट है, उनको ब्लड पंप करने में ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होता है, तो उसमें हमारे पास उनकी जो सेल्स है वेंट्रिकल्स है वो क्या करते हैं कि वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और ये हमारे पास मोस्टली होता है पैथोलॉजिकली कार्डियक मसल में, और फिजियोलॉजिकल हमारे पास वेट लिफ्टर्स में होता है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। ज़्यादातर एंडोक्राइन स्टिमुलेशन में फॉर एग्जांपल एट प्यूबर्टी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास कुछ ऑर्गन्स की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होते हैं उनकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। और हमारे पास ग्रेविड यूट्रस, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है एंडोक्राइन हाइपरट्रॉफी के एग्जाम्पल्स। अच्छा, ओवरऑल जो है हाइपरट्रॉफी में हमारे पास होता क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए मटेरियल जो है वो सेल जो है वो हमारे पास रेप्लिकेट नहीं होता, सिर्फ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट्स है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो हमारे पास जो जीन्स है उनकी एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ज़्यादातर सेल्स में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है, सेल की साइज़ उतना ही रहता है, लेकिन हमारे पास सेल का जो नंबर है एक टिश्यू के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास परमानेंट सेल्स है वो हमारे पास हाइपरप्लेजिया मतलब वो रेप्लिकेट नहीं हो सकते। और वो हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास है नर्व सेल्स, कार्डियक मायोसाइट्स और स्केलेटल मसल्स। ये हमारे पास परमानेंट सेल्स है और ये रेप्लिकेट नहीं होते। इसके अलावा जितने भी सेल्स है लाइबल सेल्स और हमारे पास जो स्टेबल सेल्स है जिनको प्रॉपर स्टिमुलेशन मिले तो वो भी हाइपरप्लेजिया कर सकते हैं, तो वो हो सकते हैं, बाकी परमानेंट सेल्स नहीं हो सकते। हाइपरप्लेजिया में मोस्टली हमारे पास जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स है वो हमारे पास ज़्यादातर हाइपरप्लेजिया करते हैं। काजेज़ में अगर देखें तो हमारे पास फिजियोलॉजिक काजेज़ हाइपरट्रॉफी की क्या है, कुछ हमारे पास है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। अब कंपेंसेटरी मैकेनिज्म किस तरह, बाद वक़्त हम क्या करते हैं, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, हाफ लिवर दे देते हैं, तो उसके बाद वो जो लिवर हेपेटोसाइट्स है वो खुद ब खुद रीजनरेट हो जाते हैं। लिवर हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स है ये हमारे पास आते हैं स्टेबल सेल्स में। स्टेबल सेल्स में क्या होता है कि इनको ये नॉर्मली हमारे पास जी0 फेज़ में होते हैं, लेकिन अगर इनको प्रॉपर स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जाए तो ये हमारे पास वापस जी1 फेज़ में आ जाते हैं और रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हार्मोनल स्टिमुलस। हमारे पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट आफ्टर एट प्यूबर्टी जो है ये हमारे पास हार्मोनल स्टिमुलस है। इसके अलावा एंटीजेनिक स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिक काजेज़ है हाइपरप्लेजिया के। इसके अलावा पैथोलॉजिक में हमारे पास दो कंडीशन, एक है हमारे पास इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और वो हमारे पास किस वजह से काज होता है, अनोपोस एस्ट्रोजन। जब बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा तो हमारे पास इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। और इसके अलावा प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, और ये हमारे पास होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से।
यहाँ पर हमारे पास हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड एक क्लिनिकल कोरिलेट है और उसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं तो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे जो ईयर है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कंटेंट लो होता है। तो इसके अगेंस्ट हमारा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारे बोन मैरो में जो आरबीसी प्रिकर्सर सेल्स है उनकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट में जो हाई एल्टीट्यूड रेजिडेंट्स है उनके ब्लड में सर्कुलेटिंग आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। तो ये सब पॉलीसाइथीमिया हमारे पास सेकेंडरी क्योंकि ये हमारे पास है एज इन रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन इन द ईयर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था हाइपरप्लेजिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन फुली डिफरेंशिएटेड सेल टाइप इनटू अनदर। सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक टाइप का सेल जो है वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए। लेट सपोज हमारे पास है एक कलूमनर सेल हो गया और वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया एक स्क्वेमस सेल में, या हमारे पास एक क्यूबॉइडल सेल में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास होता है मेटाप्लेजिया। और ये हमारे पास किस लिए होता है, ज़्यादातर जब हमारे पास कांस्टेंट इरिटेशन होता है म्यूकोजा वगैरह का तो उसमें हमारे पास मेटाप्लेजिया हो जाता है। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास है ब्रोंकियल एपिथेलियम। ब्रोंकियल एपिथेलियम जो हमारा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, नॉर्मली उसमें क्या होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। अब जब हमारे पास स्मोकिंग होता है, कांस्टेंट इरिटेशन होती है, जो ब्रोंकियल एपिथेलियम में उसकी कांस्टेंट इरिटेशन है, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ पर, स्क्वेमस सेल्स में, और इसमें हमारे पास विलाई जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होता है मेटाप्लेजिया का एक टाइप। यहाँ पर हमारे पास मेटाप्लेजिया का क्लिनिकल कोरिलेट में हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस नॉर्मली हमारे पास एसोफेगस का एपिथेलियम जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब ज़्यादातर हमारे पास गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो स्टमक से इसोफेगस में आता है, तो जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एसिड को, तो वो जब बार बार कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट होती है, और ये हमारे पास किस कंडीशन, गर्ड में, गैस्ट्रोएसोफेजिक रिफ्लक्स डिजीज़ में, तो हमारे पास जो नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो चेंज होकर कॉलमनर एपिथेलियम और गॉबलेट सेल्स के साथ कन्वर्ट हो जाता है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम लुक लाइक इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो हमारे पास इंटेस्टाइन है उनके एपिथेलियम तक की तरह दिखता है। अगर यहाँ पर इस हिस्टोलॉजिक इमेज को देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल एपिथेलियम है, और यहाँ पर देखें तो आपके पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की तरह लग जाता है, और इसमें आपके पास गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एपिथेलियम उस साइड पे कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास ये एपिथेलियम है ये मोस्टली हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस की डेवलपमेंट कॉज कर सकता है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मेटाप्लेजिया का है कि इनका मैकेनिज्म क्या है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, जो हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो हमारे पास कभी भी रिस्ट्रक्शन नहीं है। लेट सपोज हमारे पास ऑलरेडी स्क्वेमस सेल्स है, लेट सपोज ऑलरेडी स्क्वेमस सेल्स है हमारे पास इसोफेगस में। अब ये जो सेल जो मेच्योर सेल्स है ये कभी भी हमारे पास डिफरेंशिएट नहीं होंगे कॉलमनर सेल्स में, ये कभी भी नहीं होंगे। इसमें हमारे पास जो कन्वर्ट होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम में वो कौन से सेल, वो हमारे पास स्टेम सेल्स होंगे, जो हमारे पास बेसल स्टेम सेल्स है वो डिफ्यूज मेटाप्लेजिया करेंगे, और वो आगे जब न्यू सेल्स बनेंगे तो वो हमारे पास कॉलमनर होंगे, और जो वेल डिफरेंशिएटेड सेल वो हमारे पास कभी भी रिस्ट्रक्शन। तो ये मेन पॉइंट आपने याद रखने लाजमी। इसके बाद है हमारे पास लास्ट टाइप जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट किस लिए है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट टाइप। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होता है, और इसमें हमारे पास कोई खास एक स्ट्रक्चर नहीं होता। कुछ साइज़ डिफरेंट साइज़ के होते हैं, कुछ एक साइज़ के होते हैं, कुछ दूसरे साइज़ के होते हैं, कुछ इस तरह के शेप के होते हैं। ये हमारे पास होता है डिस्प्लेजिया के शेप चेंज, और इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लॉस होती है डिस्प्लेजिया में। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, सर्विकल डिस्प्लेजिया, इसके अलावा एक्टिनिक केराटोसिस और ओरल ल्यूकोप्लेकिया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है डिस्प्लेजिया के। सो ये था हमारे पास टोटल सेलुलर एडाप्टेशन। सो आई होप आपको इसमें अब कोई भी मसला नहीं होगा। साथ में हमने क्लिनिकल कोरिलेट्स भी कर लिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कहीं पे कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप फेलोमेट्स के साथ शेयर भी करें, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेल डेथ, और सेल डेथ के 2 टाइप्स है।
नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, और दूसरा हमारे पास है एपोप्टोसिस जिसमें हमारे पास प्रोग्राम सेल्ड होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।